नमस्कार, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं लोक गुरु क्लास पर। आज संविधान की क्लास में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो देखो, मौलिक अधिकारों का विवरण संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। ये बात, संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया और एक कानूनी अधिकार बना दिया अनुच्छेद 300 के अंतर्गत। ठीक है, पहले इसकी संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 6। कांग्रेस का 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों का प्रारूप तैयार किया था और मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि सर्वप्रथम 1931 में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा और वो मौलिक अधिकार पंडित नेहरू के द्वारा उनका प्रारूप बनाया गया था। अब हमारे पास जो 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। फिर होगा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आता है अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में ये वर्णन है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। हम पढ़ेंगे समता का अधिकार। समता मतलब समानता, समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार, जो कि हमारा पहला ही अधिकार है, इसी को हम पहले पढ़ेंगे। तो समता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसमें 14 से 18 तक के अनुच्छेद इसी के अंतर्गत आएंगे। तो अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता। अब एक एक के अर्थ समझते जाएंगे, बाद में इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। तो अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता। समता याद रखेंगे, समानता के लिए आता है और विधि का मतलब है कानून, यानी राज्य जो कानून बनाएगा वो सभी लोगों पर समानता के साथ लागू होगा। तो राज्य जो भी कानून बनाएगा सभी लोगों पर, सभी के लिए समान रूप से लागू होगा। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य धर्म, नस्ल, जाति, जेंडर, जन्म स्थान के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव निषेध का मतलब भेदभाव नहीं करेगा। इसके बाद आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 का मतलब है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। इसका अर्थ ये हुआ कि राज्य के अधीन जो भी नियुक्ति होंगी वो सभी के लिए समान रूप से होंगी। उसमें राज्य कोई भी भेदभाव किसी से नहीं करेगा। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समान समता का मतलब यही हुआ कि राज्य द्वारा जो नियुक्ति दी जाएंगी वो सभी के लिए समान रूप से दी जाएंगी, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 17 इम्पोर्टेंट है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। छुआछूत का अंत कर दिया अनुच्छेद 17 के माध्यम से। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि उपाधियों का अंत। अब राज्य किसी को कोई उपाधि नहीं देगा। अब केवल जो उपाधि दी जाएंगी वो या तो शिक्षा संबंधी दी जाएंगी या सैन्य उपाधियां दी जाएंगी। ठीक है, बाकी राज्य किसी को कोई उपाधि नहीं देगा। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये भारत सरकार द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं और सेना के द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र आदि दिए जाते हैं। तो ये सब पुरस्कार किसके अनुच्छेद के अंतर्गत दिए जाएंगे?
तो आप बोलोगे अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दिए जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले। तो अभी तक हमने क्या देखा, समानता का अधिकार देखा अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। तो अनुच्छेद 19 में भी कई पार्ट हैं। तो सबसे पहले आता है अनुच्छेद 19A। अनुच्छेद 19A में राज्य हमको बोलने की स्वतंत्रता देता है, यानी संविधान बोलने की स्वतंत्रता देता है, हम अपनी बात को कहीं भी रख सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 19 भी सभा करने की स्वतंत्रता, यानी हम शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं भी सभा कर सकते हैं। अनुच्छेद 19C कहता है संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी आप कोई भी समूह बना सकते हैं। अनुच्छेद 19D देश में आवागमन की स्वतंत्रता देता है कि हम पूरे देश में कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, अनुच्छेद 19E कहता है किसी भी क्षेत्र में निवास और बसने की स्वतंत्रता। तो हम अपने देश में किसी भी प्रांत में निवास कर सकते हैं, स्थायी रूप से बस सकते हैं, और ये अधिकार हमें किसने दे दिया, ये अधिकार दे दिया अनुच्छेद 19E ने। इसके बाद आता है अनुच्छेद 19G। इसमें हमें आजीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। ठीक है, हम व्यापार करें, कृषि करें, कोई भी पेशा हम चुन सकते हैं। इसके बाद ध्यान रखेंगे जो प्रेस की स्वतंत्रता है ये आती है अनुच्छेद 19A में। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A में। तो ये रहे हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 के फैक्ट। अब आते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी यहाँ पर यह बात बताई गई है कि अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसे एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान होगा, पहली बात। दूसरी बात, जिस समय पर व्यक्ति ने अपराध किया है उस समय के कानून के हिसाब से ही उसे सजा मिलेगी। तीसरी बात, इस व्यक्ति को जो कि अपराधी है स्वयं के प्रति गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इसमें ये संरक्षण दिया गया है अपराधों, किसी भी अपराधी को। अब आता है अनुच्छेद 21। इसमें हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण बताया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी इसमें यह कहा गया कि भाई जो कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ठीक है, उसके आधार पर किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाई जा सके। जैसे कोई अपराधी है, ज़्यादा बड़ा अपराध किया, मृत्युदंड दिया जा सके ना, उसे कौन देगा, कानून। आजीवन कारावास दी जा सके, कोई भी यातना दी जा सके, किसके द्वारा, कानून के द्वारा। लेकिन कानून के अलावा किसी भी व्यक्ति को शारीरिक तौर पर हम उसे परेशान नहीं कर सकते, ना ही किसी व्यक्ति को मारना, पीटना या उसमें जीवन ही समाप्त कर देना, ये सब क्या होंगे, अपराधों की श्रेणी में आएंगे। केवल ये ध्यान रखेंगे। अब आता है अनुच्छेद 21 के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा ये जोड़ा गया और यहाँ पर ये प्रावधान किया गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष के जो आयु वर्ग के बच्चे हैं उन्हें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कराएगा। ठीक है, अब आता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण मिलेगा। कैसा संरक्षण मिलेगा कि भाई देखो, अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, किसी भी मामले में गिरफ्तारी होती है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो व्यक्ति दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, पहला संरक्षण। दूसरा क्या है कि ये जो अपराधी है जो हमने गिरफ्तार किया है वो अपने पसंद का वकील से सलाह ले सकता है। तो ये हमें संरक्षण मिलता है यहाँ से, मतलब हमें नहीं भाई, जो अपराधी है, अपराधी को संरक्षण मिल जाएगा कि वो अपने पसंद के वकील से सलाह मशवरा कर सकता है। ठीक है,
हाँ, तो हम का मतलब तो फिर हम ही अपराधी है जाते। अब आता है हमारा तीसरा मौलिक अधिकार। इसमें कहा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है तीसरा, इसके अनुच्छेद याद रखेंगे 23 से 24। इसके बाद आता है इसमें अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में कहा गया मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। इसका मतलब क्या हुआ? मानव का दुर्व्यापार, तो भाई अगर मानव का क्रय और विक्रय किया जाएगा, खरीदा और बेचा जाएगा मानव को, तो ये अपराधों की श्रेणी में आएगा। यानी मनुष्य की खरीद फरोख्त वर्जित है, अपराधों की श्रेणी में आएगा ये। और बलात्श्रम, बलात् का मतलब है बलपूर्वक किसी पर श्रम करवाना, ये भी अपराधों की श्रेणी में आएगा। इसका भी निषेध किया गया है, इसका भी निषेध किया गया है। निषेध मतलब इसके लिए मना किया गया है, अगर ऐसा कोई कराएगा तो वो अपराधी समझा जाएगा। अनुच्छेद 24 कहता है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। प्रतिषेध जहाँ भी आ जाए ना, उसका मतलब है कि मना करना है कई चीज़ की। तो भाई देखो, बालकों के नियोजन, इसका अर्थ ये है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, वो कहीं भी जो कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, कोई भी खान हैं या जोखिम भरे कार्य हैं, वहाँ पर कार्य करने के लिए नहीं लगाए जाएंगे। उनकी नियुक्ति ऐसी जगह पर नहीं होगी। यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य पर नहीं लगाया जाएगा, जोखिम भरे कार्यों पर। ठीक है, तो यहाँ से आगे अब देखेंगे। अब देखो, हमारा चौथा मौलिक अधिकार आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में इसका विवरण मिलेगा। सबसे पहले अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करना, प्रचार करना, इन सब की स्वतंत्रता होगी। यानी हमारी आत्मा, हमारा मन जिस धर्म के प्रति लगाव रखे, जो धर्म हमें अच्छा लगे, उसको हम मान सकते हैं, उस धर्म में हम जा सकते हैं, उसी धर्म को अपना सकते हैं। अच्छा, उसी के हिसाब से हम अपने आचरण कर सकते हैं। जिस धर्म को हमने अपनाया हुआ है, जो हमारा धर्म है, उसका हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये हमें स्वतंत्रता संविधान ने दी है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 25 में। अब आता है अनुच्छेद 26। इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता बताई गई है कि आप कोई भी धार्मिक कार्य करोगे तो उसका प्रबंधन, मैनेजमेंट खुद अपने आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ की हमें स्वतंत्रता मिल गई। अब अनुच्छेद आता है 27। अनुच्छेद 27 कहता है कि राज्य कोई ऐसा कर जनता से नहीं लेगा जो किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के उन्नति के लिए लगाया जाए। यानी राज्य कोई ऐसा कर नहीं लेगा जो किसी विशेष धर्म या संप्रदाय की उन्नति के लिए हो। ठीक है, चलो जी, तो हमने अनुच्छेद देख लिया 27। अब आता है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 कहता है राज्य विधि से पोषित शिक्षा संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर जो ऐसे शिक्षक संस्थान हैं, शिक्षण संस्थान हैं, जिन्हें राज्य से पैसा मिल रहा है चलाने के लिए, ठीक है, वहाँ पर कोई किसी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके बाद आता है हमारा 5वां मौलिक अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, तो भाई इनका विवरण है अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में। सबसे पहले हम जानेंगे अनुच्छेद 29 को। इसमें कहा गया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण होगा। यानी अल्पसंख्यक वो हैं, जैसे भारत में ज़्यादा संख्या में कौन है? हिंदू, तो इन्हें बोलेंगे बहुसंख्यक। कम संख्या में कौन है? ईसाई, इन्हें बोलेंगे अल्पसंख्यक। तो ये होंगे हमारे। तो संस्कृति एवं शिक्षा ने इस पर अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, इन्हें संरक्षण दिया जाएगा, इनके हितों को। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। जो उनकी भाषा है, जो उनकी लिपि है, स्क्रिप्ट लिखने का तरीका, और जो उनकी संस्कृति है, वो उसी को सुरक्षित रख सकते हैं, उसी पर चल सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, उसे शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, हाँ, तो भाई ये बात बताई गई इसमें। अच्छा, इसके बाद आता है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में ये कहा गया है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को पूर्ण अधिकार है। यानी कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय अपने शिक्षक संस्थान खोल सकता है, शैक्षणिक संस्थानों का प्रबंधन कर सकता है। ठीक है, ये उसे अधिकार मिला हुआ है। अब आता है हमारा छठा मूल अधिकार, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। अब कहोगे जी 30 से डायरेक्ट 32, 31 कहाँ है? तो 31 में पहले संपत्ति का अधिकार था, और हमने पहले शुरुआत में देख लिया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया और वो बना दिया एक कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300A में। ठीक है, हाँ, तो वो खत्म। अब देखो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये छठा मौलिक अधिकार है, इसका अनुच्छेद है 32। इसमें 2-3 बात ध्यान रखेंगे। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, कई बार पूछा है क्वेश्चन। पहली। दूसरी बात ध्यान देंगे कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ ये है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, हमारे मौलिक अधिकारों को कोई छीनता है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और सर्वोच्च न्यायालय हमें हमारे मौलिक अधिकारों को दिलवा देगा। तो इसलिए कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। ये नोट कर लेंगे, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का क्या है? संरक्षक है। ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ तक जाने हो ना, तो भाई HW तो हम हर वीडियो में दें। एक आप बताना है कि मौलिक अधिकार हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किए हैं, यह आप कमेंट्स में बात बतानी है। और वीडियो करे करो लाइक और कमेंट्स और सब्सक्राइब, सब चीज़ में ना बताए।